बाइनरी प्लैनेट्स के बारे में लिखा है और ये हैरान करने वाले तरीके से बहुत ही आम बात है, या ये बात इतनी आम हो सकती है। एक बड़े चंद्रमा और बाइनरी प्लैनेट्स के बीच क्या फ़र्क है? बाइनरी प्लैनेट्स क्या होते हैं? स्पेस में उड़ते हुए चट्टान जब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बाइनरी ऑब्जेक्ट के बारे में जो बात रोचक है वह यह है कि वे ब्रह्मांड में बहुत आम है। बाइनरी स्टार्स हर जगह होते हैं। असल में सच्चाई यह है कि ज्यादातर तो बाइनरी सिस्टम में ही रहते हैं। जब हम सौरमंडल के बाहरी हिस्से को देखते हैं तो हमें बाइनरी कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए एस्ट्रॉइड्स होते हैं। प्लूटो और चारोन इसका एक एग्जाम्पल है। ये 10% मास रेशियो सिस्टम है। ये कई डेफिनेशन से एक बाइनरी प्लैनेट कहा जा सकता है, लेकिन अब इसे प्लैनेट से बाहर कर दिया गया है। इसलिए हाँ, मुझे नहीं पता कि आप इसे अब क्या कहेंगे, लेकिन हमें पता है कि ब्रह्मांड चीजों को जोड़ों में बनाना पसंद करता है। हाँ। अम, तो आप कह रहे हैं कि हमारा सूरज सिंगल है? ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें डेटिंग कर रही हैं। वे रिश्तों में हैं और हमारा सूरज सिंगल है। यह ब्रह्मांड का अजूबा नहीं है कि कोई अकेला हो, लेकिन सूर्य जैसे तारे के लिए यह अधिक सामान्य है। अगर आप ब्रह्मांड में सभी सूर्य जैसे तारों की गिनती करें तो लगभग आधे सूर्य जैसे तारों के सिस्टम बाइनरी या ट्राइनरी सिस्टम्स में होते हैं और बाकी आधे अकेले होते हैं। लेकिन क्योंकि वे बाइनरीज या तो 2 या 3 तारे हैं, तो कुल मिलाकर हो सकता है कि सभी सूरज जैसे तारों का लगभग 1/3 सिंगल हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस रिश्ते को इंसानी रिश्तों का नाम ना दूँ, जो एक दूसरे के साथ शुरू होता है। लेकिन हाँ, ट्रिपलेट्स। हाँ, मैं भी उन लोगों से मिल चुका हूँ। तो क्या ये जानने के लिए कुछ दिलचस्प है कि जब ये तारे अलग-अलग तरीकों से जुड़ते हैं, तो इसका हैबिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है और जीवन योग्य दुनिया होने की संभावना कैसे प्रभावित होती है? यह इस पर निर्भर करता है कि हम तारों या ग्रहों की बात कर रहे हैं। तारे अगर जुड़ते हैं तो इसका हैबिटेबिलिटी पर बड़ा असर पड़ता है। बेशक यह स्टार वॉर्स से बहुत फेमस है। टाटूइन स्टार वॉर्स में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जहां ल्यूक स्काईवॉकर 2 सितारों के साथ डूबते हुए दिखते हैं। और सालों तक हमने ये सोचा कि यह पूरी तरह से जॉर्ज लुकास की अविश्वसनीय रचनात्मक सोच का परिणाम था, और हमने नहीं सोचा था कि बाइनरी स्टार सिस्टम के आसपास प्लैनेट मौजूद होंगे। ऐसा लगता है कि ग्रहों के बनने के लिए क्वायसेंट प्लैनेटरी डिस्क, एक सर्कमस्टेलर डिस्क के लिए यह बहुत उथल पुथल भरा माहौल है। फिर भी केपलर की कमाल की खोजों में से एक यह थी कि ये काफी आसानी से देखे जा सकते हैं। जहां तक हम बता सकते हैं वे बाइनरी स्टार के आसपास सिंगल स्टार जितने ही सामान्य होते हैं। केवल एक अलग बात यह है कि आपको बाइनरी स्टार्स के करीब प्लैनेट नहीं दिखते। उनके पास अंदर की ओर एक प्रकार का खाली रीजन होता है जहां प्लैनेट बन सकते हैं, लेकिन वे वहां टिकते नहीं हैं। वे उस रीजन में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं। लेकिन जब आप पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की ऑर्बिट की दूरी तक पहुंचते हैं या उससे थोड़ी सी और करीब आते हैं, तो आप ग्रहों को उभरते हुए देखते हैं। और इसलिए ये लिक्विड वाटर के लिए सही दूरी है, ये प्लैनेट पर जिंदगी की मौजूदगी के लिए सही दूरी है, और इसलिए जमीन जैसे प्लैनेट बाइनरी स्टार्स के करीब बहुत हो सकते हैं। बाइनरी ग्रह थोड़ा अलग मामला है। बाइनरी ग्रहों के बारे में मुझे नहीं लगता कि हम ग्रहों की बाइनरी स्थिति को हैबिटेबिलिटी से गंभीरता से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखाई देता है। जब हमने इसकी जांच की तो ये हमारा मकसद नहीं था कि यह ब्रह्मांड में जिंदगी का कोई सल्यूशन है या कुछ और। असल में यह केवल एक अजीब साइंस का सवाल था, सिर्फ क्यूरियोसिटी ड्रिवन क्वेश्चन। कैसा होता है? क्या वे ठीक हैं? या सितारे की परिक्रमा करते हुए हाँ, वे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं? इसलिए यहाँ की फॉर्मेशन मैकेनिज्म बताती है कि क्योंकि इस तरह एक दूसरे के करीब 2 प्रोटोप्लैनेट्स का बनना बहुत मुश्किल है। वे आमतौर पर डिस्क के अंदर मिल जाते हैं, और इसलिए आपको आमतौर पर सिंगल प्लैनेट ही मिलते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसा होता है जैसे बृहस्पति और शनि अलग अलग दूरी पर बने हैं। वे एक दूसरे की ओर आकर के बिखर सकते थे और बुनियादी तौर पर टकराने के बजाय एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते थे। अब क्योंकि टाइडल फोर्सेस की तीव्रता 2 वस्तुओं के बीच की दूरी घटने के साथ नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, टाइड वास्तव में किनेटिक एनर्जी को कम कर सकते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर एक कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार इसे सुनते हैं तो आपको लगता है कि यह बहुत ही अजीब बात है कि इन टाइड्स को रोके रखने के लिए कंडीशन को सही होना जरूरी है। लेकिन न्यूमेरिकल सिमुलेशन से दिखाया गया है कि प्लैनेट प्लैनेट मुठभेड़ों के लगभग 10% में बाइनरी प्लैनेट्स जैसी कुछ चीजें पैदा होती हैं, जो एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। और इसलिए यह दिखता है कि यह अजीब है, एक्सोप्लैनेट कैटलॉग के साथ हम अब तक किसी भी बाइनरी प्लैनेट्स के बारे में नहीं जानते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि इसका एक रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि बाइनरी प्लैनेट्स का पता लगाना बेहद कठिन हो, जो असल में उल्टा है, क्योंकि याद रखें कि वे टाइडल मैकेनिज्म से कैसे बनते हैं, और इसीलिए वे एक दूसरे के बहुत करीब बनते हैं। जैसे कि आयो बृहस्पति से दूर है कुछ प्लैनेटरी रेडियाई, वे लगभग एक दूसरे को छू रहे हैं और वे बस टाइडली लॉक्ड हैं, जो अब पास है हमेशा के लिए।
इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन में जब ये तारे से ट्रांजिट्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सच में उन दो प्लैनेट्स को अलग नहीं कर सकते। ये आपको बस एक प्लैनेट की तरह दिखता है जो तारे को पार कर रहा है। डेटा का टेम्पोरल रेजोल्यूशन शायद ही कभी इतना अच्छा होता है कि उसे अलग किया जा सके, और इसलिए आप एक ट्रांजिट देखेंगे, लेकिन असल में ये दो प्लैनेट्स हैं जो एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। और इसलिए हमने हाल ही में एक पेपर लिखा है जिसमें हमने इस प्रॉब्लम से निपटने और असल में उन प्लैनेट्स की खोज करने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप किया है और कुछ टूल देने के लिए कहा है। इन प्लैनेट्स की पहचान की प्रॉब्लम हाँ। जब वे इतने पास होते हैं। और इसलिए हमारा ध्यान इस बात पर था कि आप इस मर्जिंग प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। तो चाहे वे वहां हों या नहीं, हमें इसका पता नहीं है, लेकिन हम उनकी खोज करने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें ढूंढ सकें। लेकिन यह एक अजीब सवाल बना हुआ है, और मुझे लगता है कि यह उन मजेदार एस्ट्रोफिजिक्स क्यूरियोसिटीज में से एक सवाल है कि क्या ब्रह्मांड में बाइनरी प्लैनेट्स मौजूद हैं? क्योंकि फिर आपके पास बाइनरी अर्थ हो सकते हैं, बाइनरी नेपच्यून हो सकता है, सभी तरह की अजीब चीजें जो साइंस फिक्शन की इमेजिनेशन को और आगे कर सकती हैं। मैं सोचता हूँ कि एक बाइनरी ग्रह पर फिजिक्स कैसा होगा, ये कैसा महसूस होता होगा। ये शायद अजीब हो सकता है, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वहाँ दिलचस्प चीज़ें होंगी, जैसे कि आप अलग महसूस करते हैं, या जब एक स्फीयर होता है तो स्फीयर की सतह के अलग अलग हिस्सों पर ग्रेविटी अलग महसूस होती है? ये दिलचस्प है। हाँ, मुझे लगता है कि फोर्स काफी हद तक समान होगा, क्योंकि वस्तु का आकार एक समतल जियो पोटेंशियल में डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि यह एक समान जियो पोटेंशियल के अनुसार आकार लेगी। लेकिन इससे दोनों चीजें एक अजीब शेप में बदल सकती हैं। मुझे लगता है कि वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए एलिप्सॉइड्स बन जाएंगी। तो ये काफी अजीब होगा जब लोग फ्लैट अर्थ या स्फीरिकल अर्थ की बात करते हैं। आप अंतरिक्ष से उड़ान भरते हैं और आप एक फुटबॉल शेप की पृथ्वी देखते हैं। हाँ, यह आपका अपना ग्रह है। आखिरकार सबूत है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक से दूसरे तक सफर करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको एक को पार करना होगा। नहीं, ये शायद आसान हो सकता है। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं, ये मदद करेगा। और मुझे लगता है कि सबसे अहम वजह यह होगा कि प्लैनेट कितना विशाल है। मेरा मतलब है, प्लैनेट से बाहर निकलना एक चैलेंज होगा। मेरे एक कॉलीग्स ने एक मजेदार पेपर लिखा था जिसमें बताया गया था कि सुपर अर्थ प्लैनेट से बाहर निकलना असंभव हो सकता है। अगर आप एक ऐसी सभ्यता हैं जो सुपर अर्थ पर पैदा हुई है, तो ग्रह की सतही गुरुत्वाकर्षण इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन या मीथेन जैसी रासायनिक संभावित ऊर्जा, जो भी ईंधन आप उपयोग कर रहे हैं, वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले काम नहीं करेगी। यानी इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण ताकत ईंधन के रासायनिक पोटेंशियल से संघर्ष करेगी। और हमारे करंट रॉकेट, मुझे पक्का पता नहीं है कि कितना हिस्सा होता है, लेकिन शायद मास के हिसाब से रॉकेट का 90% हिस्सा फ्यूल का होता है। ये चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि जैसे कि गीजा के पिरामिड्स के साइज की फ्यूल के साथ सिर्फ एक छोटा सा सिरा ऊपर होता है, सिर्फ उस प्लैनेट के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए। और इस तरह यह बताया गया है कि अगर आप एक सुपर अर्थ पर रहते हैं तो आप वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। शायद हमारे पास बचने का कोई रास्ता ना हो जब तक कि कोई स्पेस एलिवेटर या कुछ और आविष्कार नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी रॉकेट प्रोग्राम की सक्सेस के बिना स्पेस में ऐसा करने के लिए आप बुनियादी ढांचा कैसे तैयार करेंगे? और जब आप अपनी पृथ्वी को देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम का हम सामना कर रहे हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो आप इस पृथ्वी के और ज्यादा बातों पर गौर करते हैं जो उसे कई बातों में आइडियली जिंदगी के काबिल बनाती हैं। यह अजीब है ना? हम न केवल एक प्लैनेट पर रहते हैं जहां जिंदगी है या अच्छी जिंदगी के लिए सही कंडीशन है, बल्कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए भी है, जो बस हमारी जमीन में ही मौजूद है। हमारे पास औद्योगिक क्रांति को शुरू करने के लिए पर्याप्त फॉसिल फ्यूल है, लेकिन साथ ही इन फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रोजन और अन्य फ्यूल में मौजूद रासायनिक ऊर्जा भी इतनी है कि हमारे पास अपने ग्रह के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण को पार करने की क्षमता है ताकि हम एक स्पेस प्रोग्राम चला सकें। और हमारे पास एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी भी है जहां हम जा सकते हैं, वो है चांद, जिसका बहुत अच्छा होना भी जरूरी नहीं है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो 1960 के दशक में हमारे स्पेस प्रोग्राम की एस्पिरेशंस पर कितना बड़ा असर पड़ता, और क्या हम वही गति हासिल कर पाते? क्या कभी मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह के लिए स्पेस रेस होते हुए देखी है? यह असल में एक ह्यूमन प्रोग्राम के लिए बहुत मुश्किल है, जो 1960 की टेक्नोलॉजी से लगभग इम्पॉसिबल लगता है कि यह सब हो सकता है। ये लगभग ऐसा है जैसे किसी ने हमारे सामने चैलेंज का एक सेट तैयार किया हो, हल करने के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। वे चैलेंजिंग हैं, लेकिन उसे किया जा सकता है। और उनमें सीक्वेंस है कि ग्रेविटी को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी पृथ्वी के साइज से ये कम मुश्किल है। हम सच में ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स बना सकते हैं जो इससे बाहर निकल सके। हाँ, और शायद क्लाइमेट चेंज के साथ भी यही बात है। क्लाइमेट चेंज हमारी सिविलाइजेशन के सामने अगली प्रॉब्लम है, लेकिन हम जानते हैं कि टेक्निकली इसे रोकने में कामयाब हुआ जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने एक के बाद एक चैलेंज रखे गए हैं जिनसे हमें पार पाना है। मुझे लगता है कि हम एक मैच्योर सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं जो एक दिन शायद तारों तक फैल जाए। मुझे न्यूक्लियर वेपन्स, एआई और नेचुरल और आर्टिफिशियल पैंडेमिक्स के बारे में थोड़ा ज्यादा फिक्र है, लेकिन हाँ, क्लाइमेट चेंज भी एक परेशानी की बात है। सही है। मेरा मतलब है, बहुत सारे मुझे चैलेंजेस समझना हैं है। जिसका हमें सामना करना है, और हम उनमें से हर एक की सिवेरिटी के बारे में बहस कर सकते हैं, लेकिन
इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जिसमें सीरियस चैलेंजेस हैं जो हमारे दिमाग और हमारे ख्वाब को एक लिमिट तक चैलेंज करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम सच में अपनी तरक्की के अगले स्टेज में जाने के लिए तैयार हैं?